कल हमने थोड़ा बहुत एमएफए का में मैनेजरियल पोर्शन का इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स देखे, ठीक है। किधर गया इसका? ठीक है, उसको आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना है, काफ़ी है, उसके से ज़्यादा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात पहले 5 चैप्टर्स में ये कि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। पहला चैप्टर हमारे एक मॉडल का हिस्सा था जिसको हमने कहा था पेस्टल, ठीक है। क्या बता रहा था? पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्या आपने देखने हैं कि गवर्नमेंट आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? थ्रू टैक्सेशन, ठीक है। सब्सिडीज आपको दे सकती है, गवर्नमेंट आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है या नहीं बना सकती, ठीक है। गवर्नमेंट आपके लिए ट्रेंड लेबर अरेंज कर सकती है या नहीं करेगी, और गवर्नमेंट आप पे कोई टैरिफ्स लगा सकती है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल सेक्टर साइड पे हम देखें तो हम गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस एंड व्हाट दे आर विलिंग टू डू फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो मेरे एक्सटर्नल एनालिसिस में आता है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा कल डिस्कस कर लिया था। कोई क्वेश्चन माइंड में है तो पूछ लें जनरली, ठीक है। उसके बाद आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स की, ठीक है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक्स का पेपर पास किया हुआ है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या मेजर फैक्टर किसी के बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। आप बिजनेस करेंगे तो कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसीडर करेंगे? इन्फ्लेशन, ठीक है। और नहीं, इतनी इन डेप्थ इकोनॉमिक्स नहीं, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हमने कहा हमें मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन जिसको कहते हैं ना कुछ मोटी मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट्स हैं, बाकी चीज़ें उसके अंडर आ रही हैं। बेसिकली आप बिजनेस करेगा तो बिजनेस को इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस को बिजनेस करने के लिए कोई लॉन्च ऑन चाहिए होगा तो क्या इम्पैक्ट करेगा? इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और बिजनेस को क्या इम्पैक्ट कर सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट कर सकती है, कर सकती है या नहीं कर सकती? हम इंडिविजुअली इनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक छोटा सा भी बिजनेस खोल रहे हैं और बोर्विंग इन्वॉल्व है तो यू आर इम्पैक्ट बाय द इंटरेस्ट रेट। आपने बोर्विंग नहीं भी की, आपके पास अपना कैपिटल था, तब भी इन्फ्लेशन की वजह से आपका रॉ मटेरियल, आपकी सप्लाईज महंगी होंगी, क्या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असर आएगा? तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जिस टाइप के वर्कफोर्स लेबर चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड है। अब आप उसको महंगा लेंगे या सस्ती मिलेगी वो लेबर? महंगी मिलेगी, यानी कि उसको वो लेबर जानता है कि मार्केट में मेरे जैसे कम लोग हैं, लेकिन हमारी डिमांड है, जो डिमांड एंड सप्लाई आप कह रहे हो, लेकिन यहाँ हम चीज़ों की नहीं, लोगों की डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं, स्किल की। तो आपको एक हाई साइड पे जाके पे करना पड़ेगा बिजनेस के लिए एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, ऐसे ही होगा। आप चाहेंगे आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम इस चैप्टर में वो चीज़ें देखेंगे। बेसिकली जो चैप्टर है उसमें डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है इकोनॉमिक एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव में, ठीक है, उसमें जब हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बिफोर डिस्कसिंग द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं? ये मुझे बता रहे हैं बीइंग एन इन्वेस्टर कि देखो अगर तुम इस कंट्री, इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं।
ठीक है, बीइंग एन इन्वेस्टर हम इवैल्यूएट करेंगे ना। आपने कहीं कोई शॉप खोलनी है तो आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे, यहाँ पे इस टाइप की शॉप चलती है या नहीं चलती, रॉ मटेरियल में कहाँ से लाऊंगा, सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगी इस टाइप के बिजनेस के लिए यहाँ पे या नहीं, ठीक है। उसके बगैर तो आप बिजनेसेस नहीं ओपन करेंगे, थोड़ा सा अपना इनिशियल होमवर्क करेंगे। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं तो बिजनेस इन्वेस्टर क्या देखेगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि मैक्रो लेवल पर अगर आप देख रहे हैं और मैक्रो लेवल पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो चाहे आपका लोकल इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखता है। ये इंडिकेटर्स इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, लीडिंग इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। लीडिंग नाम से ही जाहिर हो रहा है, लीड कर रहे हैं, तो लीडर क्या करता है, क्या करता है लीडर, मैनेजर कंट्रोल करता है, लीडर क्या करता है, लीडर जेल में जाने से पहले क्या करता था, धरने देता था। लीडर क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, हाथ पकड़ के लेके नहीं जाता, आपको डायरेक्शन देता है कि भाई इस डायरेक्शन में आप मूव करो तो ये एक सक्सेस का पाथ है। सिमिलरली जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ये आपको लीड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में ये वाले इंडिकेटर सही जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड पे जा रही है, और अगर ये वाले नहीं सही जा रहे तो ये नेगेटिव साइड पे जा रही है। तो बीइंग एन इन्वेस्टर अब आप क्या करेंगे, अपना होमवर्क करके जाएंगे कि भाई इसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम को इंसिडेंट पे जाते हैं तो ये हमें बताते हैं कि भाई ठीक है, लीडर ने तो बता दिया कि इधर जाओ, इस्लामाबाद आ जाओ धरने के लिए, ठीक है। अब लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना कैसे, पेशावर तो उनका अपना था ना, रुकावटें नहीं होती। अब आपको पता है यहाँ पे जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनके साथ करंट इंडिकेटर्स बताते हैं कि भाई ये जो आप डायरेक्शन दे रहे हो मौजूदा हालात भी उसकी फेवर में है या नहीं, मौजूदा हालात उस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि लीडिंग में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अगले 6 माह बाद, 9 माह बाद, 10 माह बाद, 11-12 माह बाद क्या होगा। ये कोइंसिडेंट क्या बता रहा है, अभी 1-2-3 महीने में क्या होगा, क्योंकि जो यहाँ पर होगा वही अगले 6 महीने और वही अगले 9 महीने और वही 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आपका तीसरा इंडिकेटर, एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, दैट इज लैगिंग, ठीक है। लैग करता है मोबाइल गेम्स खेलते हुए, तो क्या होता है, गेम में डिले आता है, ऐसा ही होता है। सिमिलरली जो आपके लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये जो लीडर ने बताया था, कोइंसिडेंस ने बताया, ठीक है, उसके मुताबिक तो हमें इस लेवल पर होना चाहिए था, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे हैं या ऊपर हैं तो क्यों है। और बेसिकली लैग है तो लैग वाला ये बताता है कि हम नीचे या पीछे क्यों रह गए, क्या रीजन थी, ठीक है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जब आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स पे जाते हो तो एक इन्वेस्टर इन 3 इंडिकेटर्स को देख रहा है, ठीक है। यानी कि आप बाहर से इन्वेस्टर्स को कहते हैं आओ तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हैं आपके, ठीक है। पहले तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये बता रहे हैं कि अगले 3 से 12 महीने में आपका ईयर 1 से स्टार्ट होता है ऐसे ही और 12 तक जा रहा है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3, यानी कि यहाँ पर हम होमवर्क करेंगे तो इस ड्यूरेशन में हमें ये रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे, ठीक है। तो ये 3 से 12 में कंफ्यूज नहीं होना। क्या है, हम देखेंगे भाई जीडीपी किधर जा रही है, जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में आगे जा रही है तो देयर इज अ चांस कि वो सेकंड में भी जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होता है या नहीं होता, फर्स्ट में नीचे जा रही है तो सेकंड क्वार्टर डाउट में आ गया कि दूसरे में भी पता नहीं कि नीचे ही जाती जाएगी, ऊपर होगी या नहीं होगी। फिर आपके इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये इंडेक्स ये बताता है कि जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। वो वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट ऑफ फीचर्स इशू की हुई है कि किसी कंट्री में अगर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं
या ये फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कर रहा है, तो इस कंट्री में बिजनेस करना आसान है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस की जो बिजनेसेस हैं वो कितना कॉन्फिडेंट हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर आके इन्वेस्ट करने के। अगर आपकी इकोनॉमी में कॉन्टीन्यूसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ये कॉन्फिडेंस शो कर रही है। आपकी इकोनॉमी से फॉरेन बिजनेसेस बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि लीडिंग इंडिकेटर क्या बता रहा है कि ये इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही। ठीक है, सिमिलरली मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर्स होंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो सैलरीज मिलेंगी तो लोग स्पेंड करेंगे। ऐसे ही है। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर्स नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो नए ऑर्डर का मतलब है फोन रख दो हाथ से। नहीं आई कैप की है। ठीक है, ठीक है, इतने से पोर्शन के लिए बुक की जरूरत नहीं है। नोट्स चाहिए तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि इसमें से रट्टे वाला पोर्शन बहुत कम है, केस स्टडी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आपके पास न्यू ऑर्डर्स हैं। मैन्युफैक्चर न्यू ऑर्डर्स का मतलब है कि आपकी जो कंपनीज हैं उनको मुसलसल ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो बनाएंगी ना। जब कंपनीज चल रही हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बिजनेसेस भी चलेंगे, इकॉनमी ग्रो करेगी। ठीक है, सिमिलरली उसने कहा जी न्यू बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसिंग का मतलब है कि लोग घर अफोर्ड कर रहे हैं तभी तो वो खरीद रहे हैं, जब वो खरीदेंगे तो घर बनेंगे, पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मूव करेगी, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। ठीक है, नॉन लीग का जो है तड़के बनाओ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मनी सप्लाई कितनी है, मनी सप्लाई मुसलसल ज़्यादा होती जा रही है तो इसका मतलब है लोगों की स्पेंडिंग पावर्स भी अच्छी हो रही हैं और जब आप स्पेंड कर रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जो है वो जा रही है। जब हम कोइंसिडेंस पे आते हैं कि भाई ठीक है ये नए ऑर्डर मिल रहे हैं, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ रहा है, लोग नए नए घर खरीद रहे हैं, भाई कैसे खरीद रहे हैं, तो उसने कहा जी आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक यानी कि जीडीपी है, क्या होता है जीडीपी, ये तो पढ़ लिया, होता क्या है, डिफाइन करो। कितनी प्रोडक्ट्स बनी टोटल, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सब मिलाकर, ये एक सेक्टर, सब मिलाकर आपने कितना, अब आपके Q1 में जो थी, Q2, Q3, Q4 में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। ये मैं वैसे बहुत टाइम स्पेंड कम कर रही हूँ, आपको पता है इकोनॉमिक साइकिल ओवर द ईयर्स आता है। ठीक है, तो लीडर्स भी है लेकिन वो ज़्यादा होती जा रही है तो इसका मतलब है कि जो हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये उसके साथ टैली कर रहा है। भाई करंटली जीडीपी ज़्यादा, जीडीपी कैसे ज़्यादा होगी, जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा सर्विसेज देंगे। ज़्यादा आप प्रोड्यूस क्यों करेंगे, लोग खरीदने को तैयार है, नहीं खरीदेंगे तो आप क्या बिजनेस बनाएगा, लोग कैसे खरीदेंगे, लोगों के पास पैसा है। ठीक है, तो जो हम ऊपर चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे चीज़ें टैली कर रही हैं तो इसका मतलब है कि करंट चीज़ें भी बता रही हैं, करंट सिनेरियो भी बता रहा है कि भाई ये जो लीडर्स कह रहे हैं चीज़ें वाकई उसी टाइप पे जा रही हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, हम ऊपर कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर के पास नया ऑर्डर है, न्यू बिजनेसेस आने को तैयार हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो करिए तभी जॉब्स क्रिएट होती है। ठीक है,
इसी तरह आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स, ये सब जो है वो शो कर रही हैं। कोइंसिडेंस क्या है? करंटली अगर इन चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है और लीडिंग भी कह रहा है इजाफा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें बता रही हैं कि हाँ भाई ये ठीक हो रहा है। लीडिंग क्या कर रहा है? अगले 3 से 12 महीने में बता रहा है कि आप इस जगह पहुँचेंगे, और ये बता रहे हैं हाँ जी इस दिन से हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी और हम वाकई ही इसको टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसके बाद आता है कि हमारे पास लैगिंग, पीछे रहने वाले, ठीक है। ये अब क्या बता रहे हैं कि अगले 3 से 12 महीने में हम पीक पे गए या ट्रफ पे गए, ठीक है। आपने इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा होगा, वो कैसे चलता था? ऐसे पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि नहीं? पढ़ा था, इतनी भी पुरानी पीआरसी नहीं है। तो क्या कह रहा था, यहां पर क्या होता था, पीक या ट्रफ, और इधर ट्रफ। और ये भी आपको आइडिया कि दिस इज नॉट अ 1 ईयर डिस्टेंस, एक ईयर में ये पैटर्न नहीं बन रहा है, ये डिकेड्स पे पैटर्न बनता है, ठीक है। लेकिन हम 3 to 12 मंथ का कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर 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 जा रहा है। तो मेरी इकोनॉमी जो हम कह रहे हैं ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है। अब लैगिंग बता रहा है कि भाई यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्यों हैं, तो उसकी रीज़न क्या हुई, ये हमें कौन बता रहा है? लैगिंग इंडिकेटर्स। मसलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपकी इनकम ज़्यादा भी होगी, तो परहैप्स फिर भी आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। सैलरी ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, आप बड़े खुश हो इतनी मिल गई, लेकिन जब आप स्पेंड करने गए तो आपको ने देखा कि यार जो मैं पहले अफोर्ड कर सकता था इतनी सैलरी में, तो मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो अपेरेंटली तो लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो क्या हम ग्रोथ के टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे? ठीक है। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रहा है कम होने के बजाय। अब इसमें एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इंडस्ट्री लगी नहीं रही, दूसरी जो हमने एक रीज़न पढ़ी, हमारे पास बंदे ही नहीं हैं जो उस जॉब को कर सकें। क्या आप अपने टारगेट्स को मीट कर सकेंगे? तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गया, बिजनेस करना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? ये आपको आइडिया ना, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, ठीक है। सेविंग्स ज़्यादा हो जाती है, जब पैसा सेविंग्स में जाएगा तो वो बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि जब सेविंग ज़्यादा होगी तो लोग स्पेंड भी नहीं करेंगे। तो इस तरह जो आपकी एवरेज इनकम है या जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो बताएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ ने इस टारगेट को पीछे खींचा, हम अपने डिज़ायर टारगेट पर पहुँच नहीं सके। इस चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। एग्जामिनर 2-3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इस एरिया से, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसको मार्क कर लेना है इस चैप्टर में आपने। फिर वो बात कर रहा है इकोनॉमिक साइकिल, जो अभी हमने कहा कि जी क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करती करती जब पीक पे आएगी तो अब मस्ट है कि इसको डाउन जाना है, ठीक है। और डाउन सबसे लो पोजीशन क्या है? आपका ट्रफ। अब बिजनेसेस नहीं बल्कि गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी, ये जितना लॉन्ग से लॉन्ग हो सकता हो और ये जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता हो, यानी कि ठीक है आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इस स्टेज पे आ जाती है कि इकोनॉमी को जाना ही पड़ता है डाउन, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश क्या करेगी, ये पीरियड क्विकली, जितना आप क्विकली इसको रिकवर कर जाएंगे आप दोबारा ग्रोथ के फेज में चले जाएंगे, तो वो जो आपके लैगिंग थी वो समहाउ कवर अप हो जाती है, ठीक है। जब आप डाउनफॉल में जा रहे हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक रिसेशन है, ऐसा ही है। और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो रहा है जी इकोनॉमिक साइकिल में? हमने 2 चीज़ें डिस्कस की।
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं, वही जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ वही है इसमें। ठीक है, इसके बाद बुक आ गई स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे। ठीक है, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, आप में से कोई स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है या करता है? करते हो? कब से कर रहे हो? कुछ मंथ से। क्या देखते हो, कब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो? डे ट्रेडिंग कर रहे हो ना? लॉन्ग टर्म? ठीक है, चलो किस बेसिस पे तुमने शेयर सेलेक्ट किया? फाइनेंशियल्स देख के। ठीक है, क्या फाइनेंशियल्स देखे? कि उस कंपनी की रिसेंट ईयर्स में क्या ग्रोथ है, क्या उसके प्रॉफिट्स है और उसकी पर शेयर जो ईपीएस है जो उसका वो कैसा है, पिछले ईयर्स में कैसा है, और उसकी जो वो से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और वो प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज़ किए। अब अगर हम जेनेरिकली देखें तो आप देखें गवर्नमेंट कोई भी अच्छा काम करे तो आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है स्टॉक मार्केट ऊपर चली। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा काम करे जिससे इमरान खान का धरना कामयाब हो जाए तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, ये वॉलेटिलिटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है, पाकिस्तान जैसे, लेकिन एडवांस कंट्रीज में इतना पॉलिटिकली जो है वो डिफरेंस नहीं आता। पॉलिटिक्स हमेशा इम्पैक्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन अगर आपका स्टॉक मार्केट इंडेक्स राइजिंग है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अभी तो बहुत अच्छी चल रही है ना स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक थोड़ा बहुत नॉलेज, लेकिन मैंने कहा हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो कंपनीज की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अफवाहों से इम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट की लोगों के पास नहीं होती। लेकिन जेनेरिकली अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस अगर ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स को आप मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे पास दो मेथड्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का। कैपिटलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें किधर गया, पता नहीं, बीच में देख लीजिएगा क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? आई थिंक ये कि मार्केट वैल्यू जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में, उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है कि आपकी जो मार्केट में शेयर है, एक कंपनी को ले लें। ठीक है, ABC कंपनी है, यूनिलीवर है, यूनिलीवर का शेयर की वैल्यू लेट्स सपोज 200 है, 200 रुपीज़, और उसके 1 लाख शेयर मार्केट में है, तो 200 टाइम्स 1 लाख, तो आपका ये क्या आ गया? यूनिलीवर का मार्केट का शेयर आ गया। इसी तरह जितनी कंपनीज है आप उनकी शेयर वैल्यू निकालते हैं, टोटल करते हैं, तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द शेयर प्राइस, तो वो आपकी क्या होती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये MCQ में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब है कि सिर्फ वो शेयर्स जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। ये तो आपको आइडिया है ना कि हर शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता। कुछ कंपनी के पास होते हैं, कुछ बैंक के पास होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स ने, कुछ डायरेक्टर्स ने खरीदे होते हैं, वो मार्केट में नहीं लेकर आते। तो फ्री फ्लोट का मतलब है वो आउटस्टैंडिंग शेयर जो ईजिली मार्केट में ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो हम उसकी सिर्फ कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं कि भाई ये कितनी वर्थ है। दूसरा है फुल कैप। नाम से जाहिर है, इसका मतलब जितने भी शेयर्स हैं उस कंपनी के, हम उनकी टोटल वर्थ को लेते हैं और उसको एक मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। दोनों मेथड चलते हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई भी जो है उसमें से यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन साथ ही उसने दे दी। फ्री फ्लोट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर्स इशूड बाय कंपनी दैट आर रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, जो इजीली आप स्टॉक एक्सचेंज पे सेल एंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और फुल कैप में ऑल द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। ठीक है, अब हम स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है ये इतने पॉइंट ऊपर चली गई है, इतने पॉइंट नीचे आ गई? ठीक है, कैपिटलाइजेशन हमें वर्थ बता रही है कि इतनी वर्थ का बिजनेस इस स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्सेस डिफरेंट तरीकों से हैं। ठीक है, हम दो डिस्कस कर रहे हैं, KSE 100 इंडेक्स एंड ऑल शेयर इंडेक्स। इसके अलावा 30 इंडेक्स भी होता है, डिफरेंट मेथड। 100 इंडेक्स में क्या कहता है कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं, आप उनका टोटल वर्थ लेते हो
और उसके मुकाबले में देखते हो भाई आज कितना था और कल कितना हुआ, ठीक है। और उस लिहाज से आप देखते हैं कि आप ऊपर गए कि आप नीचे आए, ठीक है। क्या है KSE 100 इंडेक्स, आप टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो ले रहे हो, ठीक है। किधर गया जी, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में। उस वक्त जो है ना वो 1000 बेस वैल्यू थी, यानी कि उस वक्त की जो टोटल वर्थ थी 1000 थी। आपने जब भी कोई रिलेटिव वैल्यू निकालनी होती तो आप कैसे निकालते हैं, उसको बेस पे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो जो आंसर आता है वो बता देता है बेस से कितना आप ज़्यादा या नीचे गए। तो इसी तरह हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1991 को बेंचमार्क रखा गया हुआ है, तो उस वक्त 1000 थी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके मुकाबले में आप उसको जो है वो मेजर करते हैं। ऑल शेयर इंडेक्स में क्या है, जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं आपने सबकी वर्थ लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम कैलकुलेट जो है वो चीज़ें कर लेना है। PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फेयर है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाने। हाँ, एग्जामिनर आपसे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, या ये चीज़ें वो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ सकता है, ठीक है। और जनरली जो पेस्टल है ये उसका फेवरेट एरिया है थेरी में से, वो नुमाया उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे से पूछ लेता है। क्लियर है, ठीक है। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस बिजनेस कॉन्फिडेंस डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं जी इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन जो है हमें पता है क्या है, महंगाई, इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। और आपने 2 टर्म्स पढ़ी होंगी, एक होती है और दूसरी कौन सी होती है, सब भूल के बैठे हुए हैं, नॉमिनल इन्फ्लेशन। दोनों में फर्क क्या है, इसी तरह अभी हमने जीडीपी पढ़ी है, तो जीडीपी भी रियल, फर्क क्या है, स्पेलिंग नहीं, मीनिंग का भी फर्क है, सिर्फ स्पेलिंग का फर्क नहीं है। ये कलर नहीं मैंने लिखा हुआ कि यूके में ऐसे कलर लिखते हैं और यूएसए में ऐसे लिखते हैं। नॉमिनल इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ आप बता रहे हैं ना, उसमें आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। यानी कि आपने कहा कि जीडीपी इस साल 10% ग्रो कर गई, तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम बिजनेसेस 10% ग्रो किए, लेकिन असल में 10% ग्रो नहीं करता। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि हो सकता है आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन आपकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर कम हो गई। भाई सैलरी ज़्यादा हुई तो फिर परचेजिंग पावर कैसे कम हो गई, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब अगर मैं टोटल इनकम देखूंगी तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल तो लोगों ने ज़्यादा कमाया, ऐसा ही है ना। सैलरी रेज हुई, 50 ही एम्प्लॉयज़ लास्ट ईयर थे, 50 एम्प्लॉयज़ इस साल थे, तो जो लास्ट ईयर उन्होंने कमाए इस साल उन्होंने उससे ज़्यादा अर्न किया या कम, ज़्यादा अर्न किया, तो उनकी इनकम ज़्यादा हुई। तो टेक्निकली स्पीकिंग स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब आप स्टोर में गए तो आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो मैं पहले से भी कम चीज़ें अब बाय कर सकता हूँ। क्यों, पहले से कम चीज़ें क्यों आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि टेक्निकली स्पीकिंग आपकी परचेजिंग पावर कम हुई, ज़्यादा नहीं हुई, कम हुई। तो जो नॉमिनल होती है वो फुल दे रहा है, ठीक है। रियल इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं कि हम बताते हैं कि भाई ये ऐसे, आप अक्सर सुनते हैं कभी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन वाले बैठे हो ना, तो गवर्नमेंट कह रही होती है नहीं जी नहीं, इस साल तो हमने 8% ग्रो किया है, ठीक है। और ऑपोजिशन वाला कह रहा होगा भाई झूठ बोल रहा है, 5% ग्रो किया है। गवर्नमेंट वाला कह रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, ये कह रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और दोनों कहेंगे हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। ये आपको क्या बता रहा है, नॉमिनल
ये आपको रियल बता रहा है। उसने कहा कि ठीक है 8% ग्रोथ हुई, ठीक है, लेकिन 3% इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गई। तो एक्चुअली आपने कितना ग्रो किया? 8% नहीं, 5%, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 8% ग्रो किया, इन्फ्लेशन 12% ग्रो कर गई, अब आप -4 पर आ गए, इसका मतलब है ग्रोथ हुई नहीं, आप तो पहले से भी कम पे आ गए, ठीक है। तो नॉमिनल और रियल में ये फर्क होता है, रियल एडजस्टेड होती है, नॉमिनल एडजस्टेड नहीं होती। दोनों ही सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों वही फिगर देना चाह रहे हैं जो उनको फेवर करे, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन आ रहे हैं तो आपने इन्फ्लेशन कैसे मेजर करना है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कर सकते हैं, रिटेल प्राइस से कर सकते हैं, वेज कॉस्ट से कर सकते हैं। सिर्फ इन 3 के नाम ले लें, डिटेल बुक नहीं पूछ रही, ना ही बता रही है। हाँ, लेकिन इससे होता क्या है कि जब भी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कर्ब करने की कोशिश करती है। जैसे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है तो स्टेट बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट लो करता है, ताकि लोग सेविंग्स निकालें, खर्चें बिजनेसेस में आए, ठीक है। तो बिजनेसेस ग्रो करें, इकोनॉमी ग्रो करना शुरू होगी तो लोगों के पास अर्निंग पावर ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो जब एक दफ़ा इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इट्स जस्ट लाइक अ स्पाइरल, ये बस फिर कंटिन्यू रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे अभी हमने देखा इकोनॉमिक साइकिल के एट सर्टन पॉइंट जाके उसको डाउनफॉल की तरफ आना ही आना है। जी बच्चे। नहीं, मैंने साथ कहा इंटरेस्ट रेट कम किया है। मैं सोच रहा हूँ ना, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मैं बैंक से लीज पे गाड़ी ले लेता हूँ, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर नहीं बढ़ेगी। तो मैंने अभी क्या कहा, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये एक्सपायर है। इन्फ्लेशन वक्ती तौर पे आपने किया, आहिस्ता आहिस्ता जाते फिर उसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। ऊपर नहीं जा रही है, इन्फ्लेशनरी साइकिल एक स्पाइरल की फॉर्म में चलता रहे। जब आप दोबारा उस लेवल पे जाएंगे फिर स्टेट बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट राइज कर देते हैं। भाई मैं इसको कैसे काबू करो इस जिन को। वो इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, पड़ी थी ना एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन जीडीपी की, ठीक है। वो क्या कहते हैं फॉर्मूला आपका? C+I+G+X-M। बट ये देखो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुम लोग तो सब कुछ भुला के बैठे हुए हो मेरे, ठीक है। ये चैप्टर यूं निकलने वाला है। किधर गई भाई हमारी वो? ऊपर है? नहीं, आपका प्राइस क्या कहता था? कंज्यूमर, कस्टमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये रेडा था, कोई चीज़ काबू में नहीं आती थी। इंटरेस्ट रेट कम करें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें तो स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती, लेकिन सेविंग्स कम होगी। फिर एक स्टेज आएगी जब सेविंग कम हो रही है तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। पढ़ा था इकोनॉमिक्स में ये सारा घन चक्कर के? नहीं, काफ़ी पुरानी बात है। तुम्हारे बचपन की बात नहीं, अभी थोड़ी अरसे पहले की बात। आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक्स में नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट में, बहुत डिटेल में नहीं जा रही, स्टेट बैंक कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा होता है? इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। अब जब इन्फ्लेशन उसको लगेगा मेरे हाथ से बाई जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट राइज कर देगा। जब उसको लगा कि अब नहीं, बिजनेसेस ने बिल्कुल ही स्पेंडिंग अब रोक दी है, फर्दर ग्रो नहीं कर रहे, जब बिजनेस फर्दर ग्रो नहीं कर रहा तो इकोनॉमी भी स्लो ग्रोथ की तरफ चलेगी या हॉल्ट पे आ जाएगी। फिर वो क्या करेगा? नीचे करेगा, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो बिजनेस बोरो करेगा। महंगा लोन लेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। सस्ता लोन होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ह्यूज होंगे। जब सस्ता लोन होगा तो बिजनेसेस नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, महंगा लोन होगा तो सिर्फ इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें की जाएंगी। ऐसा ही है। तो ये काफ़ी जो है वो सीधी बात नहीं है, स्पाइरल कभी भी सीधा नहीं होता। आपने कभी स्प्रिंग सीधा करने की कोशिश की है?
वो बचपन में बड़ा शौक होता है ना चीज़ों से निकाल निकाल के, लेकिन वो सीधा नहीं होता, तो ये काम भी इतना सीधा नहीं है। बहरहाल जो आपने मेन चीज़ याद रखनी है, छोटा छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं होता था, ऐसा ही है। नहीं तो आज जाके दोबारा ट्राई कर लेना। ज़्यादा स्ट्रेट करोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खैर हमारी वो डिस्कशन हमारा नहीं है, आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसने डिफाइन कर लिया, कैन गो इंडेफिनेटली विद इंक्रीजेज इन मटेरियल एंड वेजेस पुशिंग अप प्राइसेस ऑफ फिनिश गुड विच इन टर्न लीड्स टू हायर वेजेस। चलें इसको एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, बिल्कुल ही आप जो है ना बुद्धू बन के बैठे हुए हैं। जब इन्फ्लेशन होगी तो रॉ मटेरियल महंगा होगा, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, बिजनेस महंगी चीज बेचेगा, एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर कम हो रही है, वो क्या डिमांड करेगा, सैलरी बढ़ाओ, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। ऐसा ही है, आपने कहा लो भाई बढ़ा दी तुम्हारी सैलरी, दोबारा मेरा प्रॉफिट कम हो गया, क्या मुझे प्रॉफिट कम करना है, अब मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाऊंगी और अवाम उन्नास को पास ऑन कर दूंगी। अब अवाम उन्नास में मेरे एम्प्लॉय भी आ रहा है, फिर वो थोड़े अर्से बाद आएगा, महंगाई होगी और सैलरी बढ़ाओ, नहीं मेरा आ रहा, तो ये इसी तरह ये स्पाइरल चलता रहेगा। बिजनेसेस अपना खर्चा निकाल के अपना प्रॉफिट हमेशा मेंटेन रख के किसको कहते हैं, पास ऑन करते हैं, कंज्यूमर को। कंज्यूमर में उसका एम्प्लॉय भी आएगा, आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर नहीं, दूसरे का तो है, दूसरा बिजनेस भी सेम कर रहा है। ऐसा ही होता है या नहीं होता? आप कभी भी देखें, कुछ भी हो जाए, आप जाएं उससे पूछें, इवन सब्जी वाले से पूछें, वो कहेंगे डॉलर महंगा हो गया इसलिए सब्जी भी महंगी होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली स्वाप पहुंचा के गवर्नमेंट को चीज ले आएंगे या छोड़ेंगे? जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो आप लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है, इसमें एक एक्सपेक्ट ये भी आता है कि बिजनेसेस को इतनी टेंशन इसलिए नहीं होती कि एक पॉइंट ऐसे आता है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, कि ये ऐसे होना, जैसे आपको पता चलता है ना 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जानी है, तो खामखा सारे ही अपना टैंक, फ्यूल टैंक भरवाने चले जाते हैं। ठीक है, लॉजिकली देखें उस फ्यूल टैंक से आप कितने को दिन गुजारा कर लेंगे? ठीक है, और आप 3 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप वहां नहीं जाएं, ये तो मैंने पेट्रोल की एग्जांपल दी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन एक बिजनेस है, ठीक है, जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, और अगर लोग उसको बायकॉट कर दें तो क्या उसको प्राइस नीचे लानी पड़ेगी? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सब क्या कहेंगे, 2 महीने की खरीद के रख ले, महंगी हो रही है। जब सब 2-2 महीने की खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली वो शॉर्ट होगी, जब शॉर्ट होगी तो और महंगी होगी। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो बिजनेस आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरता है, वो जो हो वो उसको भी छुपा लेता है। ठीक है, इसको मैं मजीद महंगा बेचूंगा। आसान हो जाए। ठीक है जी, कुछ करेक्शंस बने, उतना ही डेप्थ नहीं जाना। क्या पता होनी चाहिए हमें, रियल इन्फ्लेशन क्या है, नॉमिनल इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कॉम्बिनेशन या वो इस पेपर में नहीं पूछता। ठीक है जी, अब आ जाएं, किधर आ जाएं जी, इंटरेस्ट रेट्स पर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स कौन कंट्रोल करता है?
स्टेट बैंक कैसे? मैंने कौन सा कहा स्टेट बैंक? जो जो लोन लेने जाते हैं वो भी स्टेट बैंक नहीं जाता। वो भी दूसरे बैंक के पास कहते हैं। स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कैसे कंट्रोल करता है? काइबोर अप या डाउन कर देता है। अब काइबोर क्या है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काइबोर क्या है जी? कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इसमें भी कहीं होगा, मुझे नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है। काइबोर है, इसकी डिटेल है या नहीं। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, जो बैंक्स होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? कि वो डिफरेंट बैंक्स की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उनसे लेता है कि भाई तुम किस परसेंटेज पे दे रहे हो। मेन स्टेट बैंक ने एक फिक्स किया होता है रेट, इस पे करना है, लेकिन बैंक्स के पास स्लाइट सा मार्जिन होता है कि वो उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकते हैं। उनकी एक एवरेज निकाली जाती है और उसको हम इंटर बैंक ऑफर रेट कह देते हैं। यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से लेगा या एक बैंक किसी दूसरे को देगा तो उस इंटरेस्ट रेट को कर लेगा। सादा अल्फाज में एक एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। काइबोर इंटर बैंक ऑफर रेट है जो बैंक्स आपस में कर रहे हैं, प्लस उसमें थोड़ा एडिशन डिलीशन करके वो अपने कस्टमर को उसको ऑफर कर देंगे। लेकिन स्टेट बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट डिफाइन करेगा। कैसे करेगा? जो मेन आपके बैंक से उनसे डाटा लेके उसकी बहुत सादा अल्फाज में एक एवरेज निकालेगा और वो बताएगा भाई ये रेट है, इससे नीचे आप नहीं दे सकते, क्योंकि सब बैंक स्टेट बैंक को ऑब्लाइज करने पर मजबूर हैं, लॉ ये कहता है, ठीक है। काइबोर क्या है? कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। लिख दो ना, ये भी सही है, भूल ही जाना है। इसका मतलब है कि तुम लोगों का जो 2 वीक वाला ऑप्शन था ना, मुझे वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये जब मैं अगले हफ्ते आऊंगी तो ये स्लेट जो है ना वो साफ हो चुकी होगी। ऐसा तो नहीं है? ठीक है जी। काइबोर, खैर वो काइबोर या नहीं पूछेगा, जो आप फाइनेंस वाला करेंगे ना उसमें आपको बताएगा कैसे करना है, ठीक है। क्या कर रहा है काइबोर? स्टेट बैंक बैंक्स को बता रहा है, लेकिन स्टेट बैंक सादा अल्फाज में क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट हाई कर रहे हैं या कम कर रहा है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो आपको लोन महंगा मिलता है, ठीक है। आपने 1 लाख रुपया 10% पे लिया और 1 लाख रुपया 15% पे लिया, तो डेफिनेटली आप 15,000 और 10,000 आप इंटरेस्ट पे करेंगे, ज़्यादा पे करेंगे। जब बैंक 15,000 इंटरेस्ट देगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा या ज़्यादा होगा? तो बिजनेस जब लेगा तो 15,000 में उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो हो सकता है उसको वो प्रोजेक्ट इतना अट्रैक्टिव ना लगे कि मैं इतनी मेहनत भी करूं तो इसमें तो बहुत मार्जिनल सा प्रॉफिट निकल रहा है, लेकिन 10,000 में उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, तो वो मजीद कहेगा लाओ मुझे लोन दो, मैं और प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाता हूँ। तो जब स्टेट बैंक चाहता है कि लोग सेविंग्स करें, खाम खा की स्पेंडिंग करके पागल होते जा रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वही पैसा आता है जो सेविंग्स में जाता है, तो वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं। फिर लोग स्पेंड करने के बजाय बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है, तब सूद हराम नहीं रहता। वो कहते हैं नहीं हम तो शरीया कंप्लाइंस कर रहे हैं, तो बैंक में रखाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहीं और करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जब पैसा बैंक के पास जाएगा तो बैंक ने वो पैसा क्या करना है? बिजनेसेस को देना है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई है तो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल एक ऑप्शन मौजूद है लोगों के पास। अब बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है, ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि बैंक से रखने से अच्छा है मैं स्टॉक एक्सचेंज पे लगा दूं, मैं म्यूचुअल फंड पे लगा दूं, यहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे होगा क्या? जब पैसा आपकी जेब में आ जाता है तो फिर वो टिकता नहीं है। ऐसा ही है? कोई ऐसा है जिसकी जेब में पैसे हैं और वो टिके रहें?
फिर वो बार बार अंदर से खारिज करता है मैं हूँ मुझे खर्चो, ऐसा ही है। और आप अननेसेसरी शॉपिंग, अननेसेसरी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग बिजनेस का कंज्यूमर क्रिएट करता। अभी हमने जो पढ़ा ना इन्फ्लेशनरी साइकिल, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्फ्लेशन रेट हाई होना शुरू हो जाएगा, फिर स्टेट बैंक बीच में टांग फंसाएगा, बस कंट्रोल करो इसको, ठीक है। क्यों? लोग खर्चते जा रहे हैं, सेविंग्स तरफ कम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो है चलता रहेगा। हाई इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है? इनकरेज पीपल टू सेव, ठीक है। अब क्या होगा, लो डिस्पोजेबल इनकम है, क्योंकि आपने बैंक में पैसा रखाया हुआ है, बैंक से पैसा निकाल के इतनी जल्दी आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। 100 बिखेड़े बीच में बैंक जाएंगे, विड्रॉ करेंगे, लगेंगे, लेकिन जो जेब में पैसा है, कार्ड, ठीक है। नहीं, मैंने कहा जो फिक्स डिपॉजिट में रखा है, एटीएम कार्ड नहीं, ठीक है। एटीएम कार्ड इज रेडी टू कैश है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेबिट और क्रेडिट कार्ड। बैंक में आपने डिपॉजिट कराया हुआ है, लेकिन आपने कहा मैं बैंक में नहीं डिपॉजिट कराता, मैं अपने घर में सेफ में इसको लॉक में रख लेता हूँ, ठीक है। सेफ में जैसे ही कोई आपको ऑप्शन नज़र आया, आप क्या करेंगे, थोड़े से निकाल लेते हैं, खैर कुछ नहीं होता, ऐसे ही। लेकिन बैंक के पास जाते हुए आप कहेंगे अब कौन बैंक जाएगा, निकाला तो बैंक मुझे इंटरेस्ट नहीं देगा, फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, लो डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है, तो लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, अगेन स्पेंडिंग कम करेंगे तो बोरिंग कम होगी, बोरिंग कम होगी तो बिजनेस का कंज्यूमर इम्पैक्ट होगा, जो हम कह रहे हैं कि एक इन्फ्लेशनरी साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और जब हाई रेट करेगा तो क्या, सॉरी हाई रेट था ये, लो रेट हमने पढ़ लिया नहीं, डिक्रीज आ गया, सेविंग डिस्करेज होंगी, क्योंकि बैंक आपको कोई इतना मुनाफा दे ही नहीं रहा, तो आप अपने घर तिजोरियों में रखेंगे, ठीक है। खैर हमारे यहाँ तो एफबीआर के डर से लोग तिजोरियों में रख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम हाई है, जेब में पैसा है, इजीली एक्सेस है, तो आप खर्चेंगे, ठीक है। और लेस एक्सपेंसिव टू बोरो है, तो बिजनेसेस भी चलेंगे। इसके बाद बुक ने एक स्टोरी सुना दी, भाई 2021 में इतना था, वो उतना था, कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसको पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने एक दफ़ा ये चैप्टर, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेनी है, उससे ज़्यादा अभी बॉदर नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये होगा नहीं अभी, ठीक है। काफ़ी हो गया है, लेकिन इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है, असल काम हमने जाना है केस स्टडी की तरफ। बच्चे ये इस्लाम को आपने कहना है कि पीडीएफ बना दे, ठीक है, और इनको ग्रुप में शेयर